Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 16th of June 2021, Wednesday. इंस्पिरेशन ऑफ द डे इज निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 4 of Business Standard newspaper. IT portal 2.0 may allow payments by UPI cards. रिसेंटली जून में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नया इनकम टैक्स पोर्टल लॉन्च किया था और उसकी लॉन्चिंग के एक हफ्ते बाद ही उस न्यू ई फाइलिंग पोर्टल में बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस की प्रॉब्लम आने लगी थी. यूजर्स वर फेसिंग लॉट्स ऑफ टेक्निकल ग्लिचेस फ्रॉम longer than usual login time and inability to respond to notice, and not all the features were functioning well at that time. And if you remember, we have discussed that news. और उसको लेकर के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी को डायरेक्ट भी किया था कि जितने भी आईटी पोर्टल के यूज़र्स हैं जो टैक्स पेयर्स हैं उनको लेट डाउन ना करें वो प्राइवेट कंपनी, और जितने भी इश्यूज़ हैं टेक्निकल ग्लिचेस हैं नए आईटी पोर्टल में उसको इमीडिएटली रिजॉल्व किया जाए, इमीडिएटली एड्रेस किया जाए. हालांकि उस नए आईटी पोर्टल पर बहुत ज़्यादा फेवरेबल व्यूज़ नहीं हैं या जो यूज़र्स हैं उनका फेवरेबल रिस्पॉन्स नहीं रहा. उसी के बाद से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज़ कंटिन्यूसली ट्राइंग टू मेक दैट न्यू आईटी पोर्टल मोर इंक्लूसिव, मोर यूज़र फ्रेंडली एंड ईजी टू यूज़. हालांकि यूज़र्स का कहना था कि जो नया आईटी पोर्टल है दैट इज़ आईटी पोर्टल 2.0 इज़ नीदर यूज़र फ्रेंडली नॉर ईजी. बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है उसमें टैक्स को फाइल करना या अदर फंक्शंस को परफॉर्म करना. उसको देखते हुए अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने और ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल कराने का डिसाइड किया है. एंड नाउ न्यू इनकम टैक्स पोर्टल इज़ लाइकली टू ऐड more private banks to collect the taxes and other amounts such as fees, penalties and refunds payable under the IT Act. तो अब कुछ और प्राइवेट बैंक्स भी इन्वॉल्व होंगे इस पर्टिकुलर IT पोर्टल 2.0 में इन ऑर्डर टू कलेक्ट द एनी अमाउंट ऑफ मनी इंक्लूडिंग द टैक्स एंड फीस. इसके अलावा पोर्टल इज ऑल्सो ट्राइंग टू प्रोवाइड द मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन दैट इंक्लूड्स द UPI एंड क्रेडिट कार्ड्स. अभी का क्या सिनेरियो, अभी बेसिकली इस नए पोर्टल पर केवल बड़े जो प्राइवेट बैंक्स हैं, जो पब्लिक बैंक्स हैं, लार्ज प्राइवेट बैंक्स एंड पब्लिक बैंक्स, ओनली दे कैन कलेक्ट द टैक्स और द ऑप्शंस टू मेक द पेमेंट इज अवेलेबल थ्रू दीज लार्ज एंड प्राइवेट and public sector banks internet banking facility, and that is making it difficult for those users, those taxpayers who are not part of the portal or who are not the part of that particular बैंक. तो अब और ज़्यादा बैंक्स को इंक्लूड करने की बात हो रही है. इवन ऐसी भी डिस्कशन चल रहे हैं कि डेबिट कार्ड के थ्रू भी ट्रांजैक्शंस अलाउ किए जाएंगे. हालांकि कितना यूज़ होगा डेबिट कार्ड्स का, क्रेडिट कार्ड्स का और जो छोटे छोटे बैंक्स हैं उनकी इंटरनेट फैसिलिटी का, ये तो फ्यूचर में देखने की बात है. बट गवर्नमेंट और आईटी डिपार्टमेंट इज ट्राइंग टू इंक्रीज द स्कोप, फंक्शनिंग, सिंप्लिसिटी एंड यूज़र फ्रेंडलीनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यू आईटी पोर्टल. हालांकि जो ये नए फंक्शंस हैं, जो नए बैंक एड ऑन हो रहे हैं, कब तक ऑपरेट होंगे दैट विल डिपेंड ऑन द अप्रूवल प्रोसेस. तो बेसिकली जो बैंक इस पर्टिकुलर पोर्टल में अपनी सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं दे सीक टू प्रायर परमिशन फ्रॉम द RBI सब्जेक्टेड टू द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑल कंडीशन. और ये कंडीशन पूरी होने में, अप्रूवल होने में अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने लग जाएंगे. तो ऐसा एक्सपर्ट एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ या 1 महीने लगेंगे इस पर्टिकुलर फंक्शन को, जो नए बैंक्स ऐड हो रहे हैं इनको ऑपरेशनल होने में. और रिसेंटली अगर आपको याद हो तो RBI ने एक मॉडिफाइड गाइडलाइन प्रेजेंट करी थी अप्रैल मंथ में, जहाँ पर बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स को RBI ने अलाउ कर दिया था कि वो गवर्नमेंट के बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रोवाइडेड दैट दे हैव द साउंड फाइनेंशियल कंडीशंस. अगर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस साउंड है तो बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो गवर्नमेंट बिजनेस में ऑपरेट कर सकते हैं. गवर्नमेंट बिजनेस में मतलब जो गवर्नमेंट की स्कीम्स इंप्लीमेंट होती हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखेंगे तो जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है फाइनेंस से रिलेटेड, अगर गवर्नमेंट किसी भी स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है तो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स को यूज़ करती है.
in order to transmit the benefit of that particular scheme. But now RBI has allowed the private sector to also participate into the implementation of government scheme, provided that they have the very sound financial कंडीशन एंड इसी गाइडलाइन के बाद से बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स ने रिसेंटली गवर्नमेंट के साथ काम करने के लिए ऑथराइजेशन एप्लीकेशन सबमिट किया है आरबीआई को, जिसमें टैक्स पोर्टल में सर्विसेज प्रोवाइड करना भी इंक्लूड है। तो इतने सारे एप्लीकेशंस को देखते हुए गवर्नमेंट भी इस बात के लिए ट्राई कर रही है कि और ज़्यादा बैंक्स को इंक्लूड किया जाए, जिससे कि पेमेंट जो है पोर्टल पर वो ईजिली हो सके। ऐसा ना हो कि ऐसे यूज़र जिनके पास इस एक पर्टिकुलर बैंक का कार्ड ना हो या उसकी बैंकिंग फैसिलिटी ना हो, तो उसको इनकम टैक्स पे करने में या फ़ी पे करने में या पेनल्टी पे करने में या रिफंड्स के लिए इश्यूज़ हो। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बैंक्स को पोर्टल पर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इन्वाइट किया जा रहा है, और बैंक्स ने भी उस चीज़ के लिए एप्लीकेशन दिया। तो इट अ वाइस वर्सा प्रोसेस, बैंक्स भी चाहते हैं और गवर्नमेंट को भी इससे फ़ायदा है। तो आरबीआई ने अलाउ किया था। जो बेसिक कंडीशन थी आरबीआई के अलाउ करने की, परमिट करने की प्राइवेट बैंक्स को गवर्नमेंट बिजनेस में, तो वो ये थी कि साउंड कंडीशन हो, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी हो, फाइनेंशियल बुक अच्छी हो। अपार्ट फ्रॉम इट, ऐसे बैंक्स जो कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पीसीए फ्रेमवर्क की लिस्ट में है, वो प्राइवेट बैंक्स नहीं अप्लाई कर सकते। ऐसे सारे प्राइवेट बैंक जो कि पीसीए की कैटेगरी से बाहर हैं, दे कैन अप्लाई फॉर गवर्नमेंट बिजनेस। तो सीधा सा फंडा है, पीसीए की कैटेगरी में कौन से बैंक्स होंगे? जो कि सिख हैं, जिनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, जिनके एनपीए बहुत ज़्यादा हैं, स्ट्रेस एसेट्स बहुत ज़्यादा है, तो वही प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की लिस्ट में आते हैं। तो ऐसे प्राइवेट बैंक जो कि पीसीए की कैटेगरी में नहीं है, दे कैन गो विद गवर्नमेंट बिजनेस इंक्लूडिंग द टैक्स पोर्टल। और आफ्टर द मॉडिफिकेशन ऑफ दिस फीचर, टैक्सपेयर्स कुड बी एबल टू यूज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स, यूपीआई एंड अदर पेमेंट गेटवेज। और फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है, आईटी डिपार्टमेंट्स का कहना है कि जितने ज़्यादा प्राइवेट लेंडर्स या प्राइवेट बैंक जोड़े जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बैंक इंक्लूड किए जाएंगे, उतना ही ये पोर्टल यूज़र के लिए कन्वीनियंट होगा और यूज़र फ्रेंडली होगा। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2, दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4। कैबिनेट मीट टू इंक्लूड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट अंडर जेम सून। एक पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है गवर्नमेंट का, जिसको जेम बोलते हैं, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जिसका फुल फॉर्म है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होगा जेम क्या होता है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो इस न्यूज़ को समझने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि व्हाट इज जेम। जेम इज वन स्टॉप नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल। So basically, GEN is one-stop national public procurement portal that facilitate the online procurement of common goods. As well as services. That is required by various central and state government departments, organizations, public sector undertakings, public sector departments. इन सबको जब किसी पर्टिकुलर गुड और सर्विसेज प्रोक्योरमेंट की ज़रूरत होती है, देन दे यूज़ द जेम पोर्टल। तो बेसिकली गवर्नमेंट के जितने भी प्रोक्योरमेंट हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट, उनके प्रोक्योरमेंट के लिए जेम पोर्टल को यूज़ किया जाता है। ये पोर्टल 2016 में लॉन्च किया गया था, और इसका बेसिक पर्पस ये था कि जो प्रोक्योरमेंट की प्रोसेस है उसको ट्रांसपेरेंट बनाना, एफिशिएंट बनाना, जो गवर्नमेंट बहुत सारी बाइंग टाइम टू टाइम करती रहती है, फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ स्कीम्स, फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स। तो उसके लिए गवर्नमेंट को प्रोक्योरमेंट करना पड़ता। तो उस प्रोक्योरमेंट को ईजी बनाने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। ऐसा जनरली कहा जाता है कि जब भी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट होता है किसी भी गुड या सर्विसेज का, तो उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन होता है। ऑन पेपर कुछ और होता है प्राइस, एक्चुअल में प्राइस कुछ और कोट किया जाता है। डिफरेंट लेवल पर जो मिडिल मैन होते हैं, दे टेक देयर कमीशन, दे टेक देयर कट। तो इस बहुत सारे करप्शन रिलेटेड इशूज़ को, इनएफिशिएंसी रिलेटेड इशूज़ को रिमूव करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने इस पर्टिकुलर पोर्टल को लॉन्च किया था। द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज बाय मिनिस्ट्रीज एंड सेंटर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस इज मैंडेटरी फॉर गुड एंड सर्विसेज अवेलेबल ऑन जेम। इसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम इट, दिस पर्टिकुलर पोर्टल ऑल्सो प्रोवाइड्स द टूल ऑफ ई बिडिंग एंड रिवर्स ई ऑक्शन टू फैसिलिटेट द गवर्नमेंट यूजर्स अचीव द बेस्ट वैल्यू ऑफ देयर मनी। तो गवर्नमेंट इसमें टेंडर फ्लोट कर सकती है, जो बिडर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कंपनीज हैं, इसमें एक बार रजिस्टर्ड होकर के वो अपने कोटेशन सबमिट कर सकती हैं, जिससे क्या होगा, जो गवर्नमेंट को भी किसी पर्टिकुलर गुड और सर्विस के प्रोक्योरमेंट के लिए बेस्ट वैल्यू
मिलेगी. At present, GM has more than 15 lakhs products, around 20,000 services and more than 40,000 government buyer organizations. तो एक सक्सेसफुल लॉन्च रहा, हम ये कह सकते हैं गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से. अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? बेसिकली कैबिनेट इज गोइंग टू मीट ऑन वन प्रपोजल. कैसा प्रपोजल है? अ प्रपोजल दैट इज अलाउइंग वर्क कॉन्ट्रैक्ट ऑन पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल. अब वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स में कौन कौन सी सर्विसेज इंक्लूड होती हैं अगर हम बात करें, जो गवर्नमेंट के अभी तक अलाउ नहीं था? डेफिनेटली वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट अभी तक अलाउ नहीं था. जेम पोर्टल पे प्रोक्योरमेंट के लिए बेसिकली ये पोर्टल था. अब जो नया प्रपोजल है उसके अंदर वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स अलाउ होगा. इसमें क्या क्या आएगा? बेसिकली वर्क कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड सर्विसेज सच एज ट्रांसफर ऑफ गुड्स, such as construction of building and roads as well as setting up the plants among other. तो जितने कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो वर्क्स, चाहे वो रोड या किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है, उसका भी अब जो टेंडरिंग और सबकी प्रोसेस होगी वो जेम के थ्रू ही करने की बात करी जा रही है. इसलिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट को भी नए प्रपोजल के तहत जेम में इंक्लूड किया जा रहा है. और क्यों गवर्नमेंट चाहती है? हम सभी को पता है डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में कई बार कई सारे प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए, जैसे कि अगर हम अभी बात करें तो इस समय कोविड के ड्यूरेशन में बहुत जगह ऑक्सीजन के प्लांट इंस्टॉल किए गए हैं. तो इस तरह के भी प्लांट इंस्टॉल किए जाते हैं. कंस्ट्रक्शन, किसी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, किसी चीज़ की फैसिलिटी को बनाने के लिए, रोड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए गवर्नमेंट का के डिपार्टमेंट्स में बहुत ज़्यादा टेंडर फ्लोट होते हैं, बहुत ज़्यादा काम होता है. तो बेसिकली क्या होगा, जितने भी जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, रोड्स से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड कोटेशंस इनवाइट करते हैं, दे जनरली फॉलो द डिफरेंट नॉर्म्स एंड कंडीशन इन देयर टेंडरिंग प्रोसेस. तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, डिफ्रेंशिएशन है इस केस में. किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं. तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और डिफरेंशिएटेड पॉलिसी है टेंडरिंग को. तो बेसिकली गवर्नमेंट वांट टू स्टैंडर्डाइज द होल प्रोसेस एंड ब्रिंग इट ऑन अंडर जेम प्लेटफॉर्म. सो जिससे क्या होगा, एक स्टैंडर्डाइज बिडिंग डॉक्यूमेंट्स की प्रोसेस इनिशिएट करी जाएगी कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिपार्टमेंट, अगर कहीं पर भी एक सिमिलर काम के लिए, एक जैसे काम के लिए बिडिंग हो रही है, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस सेम होनी चाहिए. इससे क्या होगा, इससे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो कंपनीज हैं जो कि जेम पोर्टल पे रजिस्टर्ड हैं, उनको भी एग्जीक्यूशन में, डॉक्यूमेंटेशन में ईजीनेस होगी. वो भी अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, सर्विस हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाएंगे ईजी. अदरवाइज हर डिपार्टमेंट की जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज़ हैं, जो बिडिंग पॉलिसीज़ हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनको फुलफिल करने के लिए बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूशन कॉस्ट आती है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण कई बार बहुत अच्छी कंपनीज, वाइबल कंपनीज किसी अच्छे वाइबल प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट या बिड नहीं कर पाती, क्योंकि वो उसके लिए एलिजिबल ही नहीं होती एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन, एज पर द नॉर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. So for standardizing this bidding document process, request for proposal RFF builder has been proposed, and as a result, something that takes a public sector undertaking to do in 4-5 months will be done immediately as per the expert. जिसमें 5 से 7 महीने, 6 महीने तक लग जाते हैं, ऐसी प्रोसेस को 1 महीने के अंदर ही कंप्लीट कर दिया जाएगा अगर ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को जेम पोर्टल में इंक्लूड कर दिया जाता है. इसके अलावा गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा? दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव विल ऑल्सो रोल आउट और विल रिड्यूस द टाइम, स्टैंडर्डाइज द प्रोसेस, इनेबल द सीमलेस एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अंडर दिस न्यू प्रपोजल. तो जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको भी फ़ायदा होगा और जो गवर्नमेंट है उसके लिए भी सीमलेस एग्जीक्यूशन होगा. कई बार जो फंड स्टक कर जाता है, फंड की अवेलेबिलिटी नहीं होती, इस तरह के भी इश्यूज रिजॉल्व होंगे अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को इस पोर्टल में इंक्लूड कर दिया जाता है. तो रिडक्शन ऑफ द टाइम, मेंटेनेंस ऑफ द यूनिफॉर्मिटी, transparency, reduce corruption, easy audit process, all these are the advantage of including works contract into GEM portal. और ऐसा कहा जा रहा है कि जेम इज़ इन द फाइनल स्टेज ऑफ दिस प्रपोजल, फाइनलाइजिंग दिस प्रपोजल, एंड वंस दिस प्रपोजल इज फाइनलाइज्ड बाय जेम, इट विल बी सेंट टू कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, वेयर इट विल सीक द परमिशन फ्रॉम यूनियन कैबिनेट. So currently all the center government ministries and departments can buy only goods and services on the GEM portal. It's mandatory, as I tell you, it is mandatory only through GEM.
अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4. एक्सपोर्ट जूम 69% इन मे, ट्रेड डेफिसिट राइजेस टू $6.3 billion. As per the recent data release, mercantile export means goods की बात करते हैं, इसको mercantile export बोलते हैं. Mercantile export grew 69.35% and that is on the year on year basis. तो इसका सीधा हम क्लियर कह सकते हैं कि अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस के पर हमें कह रहे हैं कि 69% या 70% तक एक्सपोर्ट हमारा मर्केंटाइज एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है, तो क्या ये एक्चुअली में इंक्रीज हुआ है? नहीं. सिंपल सा जो इफेक्ट है वो है लो बेस इफेक्ट. बिकॉज ऑफ द लो बेस इफेक्ट पिछले साल इसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में अगर आपको याद हो, इंडिया वॉज एक्चुअली रीओपनिंग. मे के केस में इंडिया ने पार्शल रीओपनिंग स्टार्ट कर दी थी और उस समय एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों ही बहुत डाउन था. और इवन इन फ्यू मंथ्स और फ्यू डेज वी वर ऑन ट्रेड सरप्लस सिचुएशन बिकॉज ऑफ दिस फॉल इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. तो लो बेस इफेक्ट के कारण इस बार में मई का जो एक्सपोर्ट का डेटा है वो 69% तक इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है. इसके अलावा लो बेस इफेक्ट तो है ही, इसके अलावा राइजिंग डिमांड फ्रॉम एक्सटर्नल मार्केट्स, क्योंकि बहुत सारी जो इकोनॉमीज हैं दे हैव फेस द कोविड-19 पीक और वो ओपन हो रही हैं. तो इंडियन जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, गुड्स सर्विसेज की बात नहीं, जो गुड्स हैं उनकी डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि इंडिया में कोविड का सेकेंड वेव जो था वो बहुत पैथेटिक रहा. बट उस ड्यूरेशन में जो मेजर इकोनॉमीज थी, चाहे वो यूएस और यूके की बात करें, दे हैव सक्सेसफुली मैनेज द कोविड-19. पूरा वैक्सीनेशन कंप्लीट, अप्रॉक्सीमेट कंप्लीट वैक्सीनेशन उनके पॉपुलेशन का हो चुका था. तो दे वर ऑन ओपनिंग स्टेज. तो उसी वजह से जो हमारे इंडियन गुड्स हैं उनकी डिमांड एक्सटर्नल मार्केट में बढ़ रही है. ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस दे ग्रू 5.3% एंड 8.1% एज कंपेयर टू द May 2019. अब प्री पैंडमिक के ईयर के कंपैरिजन में हमें 5.35% और 8.1% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है इनटू दिस पीरियड ऑफ financial year. The growth has been driven by the demand for the items such as petroleum goods, engineering goods, gems and jewelries. इनकी डिमांड बढ़ रही है बेसिकली एक्सटर्नल मार्केट में. बिकॉज ऑफ दिस हमें अपना एक्सपोर्ट इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है. अगर इम्पोर्ट्स की बात करें तो इंडिया का जो मर्केंटाइज एक्सपोर्ट है वो डिक्लाइन हुआ है इन द मंथ ऑफ मे, दैट इज अप टू $38.55 बिलियन एज कंपेयर टू द अप्रैल पीरियड ऑफ दिस ईयर. तो अप्रैल के कंपैरिजन में मई के मंथ में हमारा जो इम्पोर्ट है वो डाउन हुआ है और वो कितना है $38.55 बिलियन. तो क्वेश्चन ये उठता है, मैम इट्स गुड, हमारा इम्पोर्ट डाउन हो रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, इट मीन्स समवेयर वी आर बिकमिंग द सेल्फ रिलायंट. नहीं, दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द सर्टन अदर चेंजेस. और उसको हम बोल सकते हैं कोविड की वजह से इंडिया में डिमांड स्लो डाउन हुई है, अनसर्टनिटी बढ़ी है इंडिया में, जिसकी वजह से हमारे यहाँ डिमांड बहुत सारे फिनिश्ड गुड की भी डिक्रीज़ हुई है. और अगर डिमांड डिक्रीज़ हुई है फिनिश्ड गुड की, तो हम ये ज़रूर इस चीज़ को एंटिसिपेट करेंगे कि इम्पोर्ट भी हमारा डाउन होगा. क्यों? क्योंकि अगर इम्पोर्ट की बात करें तो इंडिया बहुत सारे केसेस में रॉ मटेरियल्स को और सेमी फिनिश्ड गुड को इम्पोर्ट करता है और सेमी फिनिश्ड गुड्स को प्रोसेसिंग करके इंडिया में फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट किया जा रहा है. तो अगर फिनिश्ड गुड की डिमांड ही नहीं रहेगी तो हम रॉ मटेरियल्स या पार्ट एंड पार्सल्स या सेमी फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट ही नहीं करेंगे. तो इसलिए हमारा इंपोर्ट डाउन होता हुआ दिख रहा है, ना कि किसी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की वजह से, ना कि इंडिया के सेल्फ रिलायंस होने की वजह से ये इंपोर्ट हमें डाउन होता हुआ दिख रहा है. However, it grows 73.6% on year basis due to the weak or low base effect caused by last year nationwide lockdown. लेकिन अगर इम्पोर्ट को ईयर बेसिस के पे कंपेयर करें तो हमें लो बेस इफेक्ट की वजह से ये कितना बढ़ता हुआ दिख रहा है, 63.64% का इंक्रीज हमें इंपोर्ट पर भी दिखेगा. बट अगर इसी साल के अप्रैल एक महीने के डेटा से कंपेयर करें तो अप्रैल में हमारा इंपोर्ट ज़्यादा था, जो कि मई में रिड्यूस होकर के $38.55 बिलियन तक रह गया है. एंड बिकॉज ऑफ दिस द ट्रेड डेफिसिट हिट एन 8 months लो एंड नैरो टू 6.8
28 बिलियन। तो इंपोर्ट जो हमारा डाउन हो रहा है और जो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, उसकी वजह से इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी डाउन हुआ है एज कंपेयर टू $15.1 बिलियन इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड 16.84 बिलियन इन द मंथ ऑफ मई 2019। तो जो ट्रेड डेफिसिट नैरो हो रहा है और जो 8 मंथ्स में सबसे कम हुआ है, तो ये बहुत खुशी की बात नहीं है, ऑल बिकॉज ऑफ द recessionary winds that is blowing in the economy because of the localized restrictions and localized lockdown into the Indian economy owing to the COVID-19 second wave. तो जो फैक्टर्स एक्सपर्ट बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं, स्टेट लेवल रिस्ट्रिक्शंस हुए हैं, import of crude oil and gold narrowing the mercantile trade deficit to the 8 months low in the month of April. तो in the month of May, तो मई के मंथ में हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो नैरो हुआ है इवन अप्रैल के कंपैरिजन में। और अगर प्री पैंडमिक ईयर की बात करें, यानी 2019 फाइनेंशियल ईयर की बात करें, तो उसके कंपैरिजन में भी हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा नैरो है। क्यों? क्योंकि 2019 एक नॉर्मल ईयर था, उस समय कोई भी पैंडमिक जैसी सिचुएशन इंडिया में नहीं थी। तो उस समय हमारा कितना ट्रेड डेफिसिट था? तो उस समय इंडिया का अप्रैल 2019 की अगर बात करें तो $15.1 बिलियन और मई में $16.84 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट इंडिया फेस कर रहा था नॉर्मल ईयर में, जो कि कोविड की वजह से रिड्यूस होता फाइनली $6.28 बिलियन तक पहुंच गया है, क्योंकि हमारा जो फिनिश्ड गुड की डिमांड्स है वो बहुत ज़्यादा हिट हुई है इवन विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। And after the huge inventory build-up in the February and April of 2020, the impact of lockdown on retail demand led to the sharp slowdown into the gold import. तो फरवरी से लेकर अप्रैल तक डिमांड बहुत ज़्यादा स्लो रही, स्पेशली गोल्ड की। इंडिया इज़ द बिगेस्ट गोल्ड इम्पोर्टर, गोल्ड का हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं, इंडिया में बड़ी चाह है गोल्ड की। और हुआ क्या, फरवरी और अप्रैल के ड्यूरेशन में कोविड अपने पीक पर था, इंडिया में बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे थे, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ केसेस वर देयर ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड बिकॉज ऑफ डिमांड अनसर्टेनिटी, डिमांड सबड्यूडनेस, जो गोल्ड का जो वेंडो गोल्ड बेचती जो कंपनीज थी उनकी डिमांड, गोल्ड की डिमांड नहीं रही, तो गोल्ड का जो है वो इन्वेंट्री बिल्डअप हो गई इस महीने में। तो अब इन्वेंट्री जब बिल्डअप हो गई तो मई में फिर कंपनीज ने, जो वेंडर्स हैं, उन्होंने गोल्ड का इंपोर्ट करना बंद कर दिया, और इसी गोल्ड के इंपोर्ट में मेजर रिडक्शन की वजह से हमें मई के मंथ में इंडिया का जो इंपोर्ट है वो फॉल होता हुआ दिख रहा है। Gold or crude oil are the important, very significant commodities that Indian economy imports, and because of the gold and crude oil हमारा जो trade deficit है वो सबसे ज़्यादा होता है। They are the significant commodities that actually affect our balance of payments. So this is the main numbers. Financial year 20, financial year 21, financial year 22, इन सब का कंपैरिजन है, हम देख सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट और डेफिसिट का। एंड डेफिनेटली यू डू नॉट नीड टू मार्क अप, बट हम क्लियरली देख सकते हैं 2021 में बिकॉज ऑफ द कोविड-19 बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला था इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में और ट्रेड डेफिसिट में भी। और हालांकि फाइनेंशियल ईयर 22 की कंडीशन थोड़ी सी इम्प्रूव्ड है इन कंपैरिजन टू द 21 फाइनेंशियल ईयर, बट स्टिल इट इज़ नॉट अप टू द नॉर्मल और प्री पैंडेमिक ईयर और द फाइनेंशियल ईयर 2020। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। नियरली 10K मोबाइल स्टोर्स शट इन द पास्ट ईयर, thousands of handset retail store, about 8% of total 1,20,000 have shut as a result of lockdown. तो लॉकडाउन की वजह से अप्रॉक्सीमेटली 10,000 मोबाइल स्टोर्स जो हैं वो बंद हो चुके हैं। एंड ई कॉमर्स जियांट इंसाइटिंग द कंज्यूमर्स विद डिस्काउंट फोन्स। और इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को जितनी भी ई कॉमर्स कंपनीज हैं वो लीवरेज करना चाह रही हैं। दे आर नाउ ऑफरिंग द मेजर डिस्काउंट्स टू द कंज्यूमर ऑन देयर मोबाइल फोन स्टॉक। एंड इट्स अ वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन, जहाँ पर इंडिया ये चाह रही है कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के केस में कई तरह की PLI स्कीम भी इनिशिएट करी गई थी कि इंडिया मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के केस में एक्सपोर्ट हब बन करके उभरे, और जहाँ पर ऑलरेडी हमारी बहुत सारी मोबाइल की जो शॉप्स हैं वो शट डाउन हो गई। तो कैसे इस पर्टिकुलर इशू से रिकवरी होगी, दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। अब देख लेते हैं नेक्स्ट लिस्ट, कोवैक्सीन एट ₹150 नॉट सस्टेनेबल। भारत बायोटेक ने गवर्नमेंट को कहा है कि ₹150 पर डोज
में वैक्सीन अवेलेबल कराना भारत बायोटेक के लिए सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को इंक्लूड करें, रॉयल्टी को इंक्लूड करें, प्रॉफिट को इंक्लूड करें, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को इंक्लूड करें, इन सब को इंक्लूड करते हैं 150 रुपीज़ पर डोज इज़ नॉट सस्टेनेबल फॉर भारत बायोटेक फॉर कंपनी इन अ लॉन्गर रन। तो गवर्नमेंट तो 150 पर ले रही है, तो भारत बायोटेक का कहना है गवर्नमेंट अगर 150 पर ले रही है तो गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड अस द परमिशन और शुड प्रोवाइड अस द opportunity to sell Covaxin at a higher price in प्राइवेट मार्केट। सो प्राइवेट मार्केट में हायर प्राइस कोट करने के लिए भारत बायोटेक ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा है, जिससे कि जो 150 जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट कर रही है 150 रुपीज़ पर, उसमें जो लॉस हो रहा है उसको ऑफसेट किया जा सके। सो इन ऑर्डर टू ऑफसेट द पार्ट ऑफ द कॉस्ट in government procurement process, Bharat Biotech has asked the government to increase the price of Covaxin into the private market, basically to private hospital, क्योंकि 150 is non-competitive and non-sustainable in the long run. अब देख लेते हैं next clip. That is India to be global hub for eSIMs with IDEMIA's help. Leading French augmented identity and SIM card maker company, that is IDEMIA, is deciding to make India the global hub for manufacturing embedded SIM. तो embedded SIM manufacturing करने के लिए IDEMIA is looking to India, and it is saying that it is trying to make India the global hub for embedded SIM space. And it also said that there will soon be a little bit of India in many mobile phones all across the world. What is embedded SIM? Basically, embedded SIM is a next generation technology where an integrated circuit card is embedded in mobile devices itself. So integrated circuit will be embedded in the mobile phone and it will work as basically the SIM. तो इसी एम्बेडेड सर्किल कार्ड को बनाने के लिए IDEMIA is looking to India, and this particular technology enable the consumers to change their network remotely or through QR code rather than waiting to get SIM delivered physically. तो हम ये कह सकते हैं इट्स अ ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी, और अगर ये इंडिया में आती है और नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है तो इंडिया के जो विजन है कि इंडिया एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में टर्न अप हो, तो उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंडिया में आती है तो डेफिनेटली इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी भी रहेगी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, उस पर्टिकुलर गुड को मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए। अगर ये पर्टिकुलर कंपनी आ रही है तो इट विल कम अप विद द ह्यूज इन्वेस्टमेंट, और PLI स्कीम के तहत ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करेगी, या PLI स्कीम के अलावा इसके ये कोई नेगोशिएट करेगी टर्म्स एंड कंडीशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। इस चीज़ पर भी डिस्क्लोजर नहीं है, बट एटलीस्ट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट दिस पर्टिकुलर बिग कंपनी इज़ नाउ planning to establish its manufacturing unit in India with a huge investment amount. So that's all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platform. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.